हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को। यदि आप सभी आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि आपके पिछले वर्ष के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में 100% जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, पहली संख्या कौन सी है? 4, उसके बाद 5, उसके बाद 12, 12 के बाद 39 और उसके बाद 160। 160 के बाद हमें बताना है दोस्तों कि कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने से पहले ये देखेंगे कि सीरीज घट रही है, बढ़ रही है, या ज़्यादा घट रही है, या ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, 4 से संख्या हो गई 5। ठीक है, 5 से 12, 12 से 39। देखा जाए दोस्तों तो शुरुआत में थोड़ी सी संख्या बढ़ी, उसके बाद थोड़ा और बढ़ गई, उसके बाद दोस्तों एकदम से बढ़ती हुई चली जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें गुणा और प्लस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गुणा और प्लस का। कैसे? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है दोस्तों 5। तो 4 और 5 के बीच में कैसे हम लोग पहुँच सकते हैं? तो देखिए, 4 में गुणा कर देंगे 1 का और उसमें 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 से 12, तो 5 से 12 पहुँचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 में गुणा कर देंगे 2 का और इसमें 2 जोड़ देंगे, तो 5 दूना 10, 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 से 39, तो बढ़त यही होता है 36 और उसमें 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 39 से 160, तो देखिए 39 चौको होता है दोस्तों 156 और इसमें 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 160 से दोस्तों अब आगे क्या हो जाएगा, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारा पैटर्न क्या हुआ, पैटर्न ये हो रहा है दोस्तों कि पहले हुआ गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, उसके बाद गुणे 2 प्लस 2, उसके बाद गुणे 3 प्लस 3, उसके बाद गुणे 4 प्लस 4। तो आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा गुणे 5 और प्लस 5। क्या हो जाएगा? गुणे 5 प्लस 5। तो 160 में गुणा करेंगे हम लोग 5 का और उसमें 5 जोड़ देंगे। तो देखिए 160 पंचे होता है दोस्तों 800, 16 पंचे 80 और 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो 800 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 805। कितना हो जाएगा? 805। तो देखिए 805 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, अगर एक विशेष कोड भाषा में तंजौर को WDQMRUH के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में मदुरई के लिए क्या कोड होगा? कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है दोस्तों। आसानी से कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहला शब्द क्या है? तंजौर। ठीक है, यानी कि टी, ध्यान दीजिएगा, TAN। ठीक है, TANJOR और E। तो इसको क्या लिखा गया है? तो इसको लिखा गया दोस्तों W, ध्यान दीजिएगा, WDQ। उसके बाद क्या है? MRU। तो कौन सा है? MRU। उसके बाद लास्ट में क्या है? H है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे? तो देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हम लोग ये लगा देंगे कि क्या ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी कि विपरीत हैं। विपरीत का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा अंग्रेजी वर्णमाला होता है, यानी ABCD होता है, तो ABCD में दोस्तों जैसे A का उल्टा होता है Z। ठीक है, B का उल्टा क्या होता है? Y होता है। ठीक है, C का उल्टा क्या होता है? X होता है। तो यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, अगर मालूम नहीं है तो बताइएगा, मैं उसकी क्लास बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए टी है, टी से दोस्तों W। तो टी और W के आपस में उल्टे होते हैं? नहीं होते हैं। A और D आपस में उल्टे होते हैं या विपरीत होते हैं? नहीं होते हैं। N का उल्टा Q और Q का उल्टा N होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों विपरीत वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। यानी देखिए जो ABCD होता है उसमें T कितने स्थान पर आता है? 20वें स्थान पर आता है। A कितने स्थान पर आता है? 1 नंबर पे आता है। ठीक है, N कितने नंबर पे आता है? 14 नंबर पे आता है। J 10 नंबर पे, O 15 नंबर पे, R 18 नंबर पे, E कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ देखिए W कितने नंबर पे दोस्तों आता है? तो W आता है 23वें नंबर पे। ठीक है, D 4 नंबर पे, Q 17 नंबर पे, M 13 नंबर पे, R कितने नंबर पे? 18 नंबर पे, U कितने नंबर पे? 21 पर, और जो है H कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 से दोस्तों 23 हो गया, संख्या कितनी बढ़ गई? +3। ठीक है, 1 से 4 कितना बढ़ा? +3। ठीक है, 14 से 17 कितना बढ़ा? +3। 10 से 13 कितना हो गया? +3। 15 से 18 हो गया +3। 18 से 21 हो गया +3 और 5 से कितना हो गया? 8, यानी कि +3। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है दोस्तों? सभी अक्षर में क्या हुआ कि +3 जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसका बताना है? मदुरई का, यानी कि MADURAI।
डी, ठीक है। उसके बाद यू है, उसके बाद आर है, उसके बाद ए है, उसके बाद आई है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। देखिए एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, ठीक है। ए कितने नंबर पे, 1, डी कितने नंबर पे, 4, यू 21 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, और आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे। सभी में हम लोग क्या करेंगे, +3 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 13 में 3 जोड़ दिए, 1 में 3 जोड़ दिए, ठीक है। सभी में क्या करेंगे, +3 यहाँ पे जोड़ेंगे, ठीक है। तो +3 जोड़ने के बाद हमारी संख्या क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा। हमारी संख्या यहाँ पे बनने वाली है, देखिए 13 3 होता है 16, ठीक है। 16वें नंबर पे कौन आता है, पी आता है, ठीक है। 1 और 3 कितना होता है, 4, 4 नंबर पे कौन आता है, डी आता है। 4 और 3 होता है 7, 7वें नंबर पे कौन आता है, जी आता है। 21 3 कितना हो जाएगा, 24, 24 नंबर पे कौन आता है, एक्स आता है, ठीक है। 18 3 होता है 21, 21वें नंबर पे कौन होता है, यू होता है। 1 और 3 होता है 4, चौथे नंबर पे कौन आता है, डी आता है, ठीक है। कौन आता है, डी आता है। 9 3 होता है 12, 12वें नंबर पे कौन आता है, एल आता है, ठीक है। तो हमारा कौन कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे, देखिए पी आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा, उसके बाद जी आएगा, उसके बाद एक्स आएगा, उसके बाद यू, उसके बाद डी, उसके बाद एल। तो ऐसा हमारे किस ऑप्शन में है, तो ऐसा हमारे ए वाले में है। तो ए वाले इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया। अच्छे लेवल का प्रश्न था, थोड़ा लंबा लग सकता है लेकिन लेटेस्ट प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी चैप्टर का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की सबसे छोटी दूरी क्या है। यहाँ पे एक शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों कि सबसे छोटी दूरी हमें बताना है, यानी कि न्यूनतम दूरी को हमें बताना है, ठीक है। चलिए दिशा और दूरी का प्रश्न है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दिशाओं को समझते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा दोस्तों मैप, क्या रहा, मैप। मैप में ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, ठीक है। नीचे की ओर दक्षिण दिशा, दाहिने हाथ की तरफ में कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा। बाएं हाथ की तरफ में कौन सी दिशा होती है, पश्चिम दिशा। ये हमारी मुख्य दिशाएं हैं, कौन सी हैं, मुख्य दिशाएं। अब देखिए दो दिशाओं के बीच में भी दिशा मानी जाती है, जैसे कि देखिए ध्यान से, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये दिशाएं कौन सी हो जाएंगी, तो देखिए अगर दोस्तों उत्तर और पूर्व के बीच में कोई दिशा है तो उस दिशा को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व कह देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दक्षिण पूर्व की दिशा को क्या कह देंगे, दक्षिण पूर्व कह देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दक्षिण पश्चिम की दिशा को क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम कहेंगे। उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा को क्या कहेंगे, उत्तर पश्चिम कहेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा दिशाओं के बारे में जानकारी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो वाई नामक व्यक्ति है सबसे पहले 6 मीटर पश्चिम में चलता है। तो चलिए उसको हम लोग 6 मीटर पश्चिम की ओर चला देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये रहा पॉइंट ए, ठीक है ना। ए पॉइंट से चला और कितने मीटर चला है, 6 मीटर, तो यानी कि 6 मीटर हो गया पश्चिम की ओर। उसके बाद क्या किया, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दाएं मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। तो पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा, तो पश्चिम का दायां हो जाएगा दोस्तों उत्तर, क्या हो जाएगा, उत्तर। और ये कितना चला हुआ है, तो ये चला हुआ है 8 मीटर, क्या हुआ, 8 मीटर, ठीक है। तो ये मान लीजिए है पॉइंट बी, ठीक है। और ये पॉइंट है मान लीजिए कि सी, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अपने शुरुआती बिंदु का मतलब क्या हुआ, ए पर जाने के लिए उसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी। देखिए न्यूनतम दूरी का मतलब क्या मैं बता रहा हूँ। एक तो इसका तरीका ये है कि मान लीजिए ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, तो ये तो ज़्यादा दूरी चलनी पड़ेगी। तो न्यूनतम दूरी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जहाँ से चला था और जहाँ पे पहुँचा है उसके बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि सबसे न्यूनतम दूरी। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये वाली दूरी को निकालना है। क्या निकालना है, ये वाली दूरी का मान हमें बताना है, ठीक है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ दोस्तों, एक हमारा गणित का कॉन्सेप्ट लगा। गणित का कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है, देखिए जो 6 है दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आधार, जिसको हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 8 क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो आप लोगों को एक फार्मूला मालूम होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, √ लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो यहाँ हम लोग कर्ण निकालेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 8 है तो दोनों का वर्ग, यानी 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो 6 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 6 का वर्ग होता है 36 और 8 का वर्ग कितना होता है, यानी 8 × 8 = 64। तो √ यहाँ पे कितना हो जाएगा 100, और √ 100 का मान दोस्तों कितना होता है 10, कितना होता है 10। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये कर्ण का मान या सबसे न्यूनतम दूरी का मान कितना आ गया, 10 मीटर, कितना आ गया, 10 मीटर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इस तरीके के कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को।
अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों क्या है, 1 2 3 4, यानी कि 4 यहाँ पे आकृति बनाई गई है, पांचवें वाले में कौन सी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसमें है त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो 1 2 3। देखिए 3 भुजाएं, लेकिन जो एरो बनाए गए हैं, तीर बनाए गए हैं, ये कितने हैं, 2। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 3 और उससे 1 कम 2 हो गया। ठीक है, दूसरे वाले में देखिए 1 2 3 4, यानी कि वर्ग बना हुआ है, तो इसमें कितनी भुजाएं हैं दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे भुजाएं हैं 4। और यहाँ पे दोस्तों तीर देखेंगे कितने हैं, तो 1 2 3, तो यहाँ भी क्या हो गया, 4 और 3। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 भुजाओं वाली आकृति, और तीर देखेंगे यानी एरो देखेंगे तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे दोस्तों हो क्या रहा है कि जितनी भुजाएं हैं उससे कम तीर हैं। यहाँ भी देखिए कितनी भुजाएं हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं, और दोस्तों यहाँ पे कितने तीर, 1 2 3 4 5, 5 तीर। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा दोस्तों 7 भुजाएं और उसके साथ साथ दोस्तों 1 कम, यानी कि 6 तीर। तो 7 भुजाएं और दोस्तों 6 तीर, तो किसमें है, देखिए इसमें तो 5 तीर हैं, ये गलत हो गया, बाकी सभी में 6 तीर हैं। ठीक है, अब हम लोग गिनेंगे दोस्तों भुजाओं को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 भुजा है, गलत हो गया। तो बचा हमारा कौन सा, तो बचा हमारा ए। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आखिर ऑप्शन नंबर ए क्यों हो जाएगा, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भुजाओं की संख्या यानी 1 हो गया, फिर उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, ये 6 और ये 7। ठीक है, 7 भुजाएं हो गई। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 तीर 2 तीर 3 तीर 4 5 और 6, यानी कि 7 और 6 हमारा देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब 7 भुजाएं 6 तीर, उससे 1 कम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या दिया गया है, एक निश्चित कोड भाषा में KHIE को लिखा जाता है 9673 और PEJ को लिखा जाता है 1438, तो उसी भाषा में DFJC को कैसे लिखेंगे। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हमें क्या बताना है कि KHI और E इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है दोस्तों 96। ध्यान दीजिएगा 96 73। तो हम लोग दोस्तों इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सीधे सीधे इसमें नंबरिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। जैसे के का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD में 11वें नंबर पे, एच का कितने स्थान पर 8वें नंबर पे आता है, आई कितने नंबर पे 9वें नंबर पे, ई कितने नंबर पे 5 नंबर पे। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो 11 से हो गया यहाँ पे 9, कितना घटा हुआ है -2, 8 से 6 कितना घटा हुआ है -2, 9 से 7 हो गया -2, 5 से 3 हो गया -2। ठीक है, तो -2 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इसका निकाल लिया है ना, तो हमें PEJ का 1438 निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि दोस्तों वही इसमें भी लॉजिक लग रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर को निकालेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, देखिए D है, उसके बाद F है, ठीक है, उसके बाद J है, उसके बाद C है। तो सभी का नंबरिंग करेंगे, 4 6 10 3, सभी में क्या कर देंगे, 2 2 घटा देंगे। तो 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, 6 में से 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 जाएगा, यहाँ भी 2 जाएगा। तो हमारा बनेगा क्या, तो यहाँ पे बनेगा दोस्तों 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, 6 में से 2 गया कितना हो जाएगा 4, 10 में से 2 गया 8 और 3 में से 2 गया 1। तो 24 81 इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में इंगित करता है। यहाँ पे 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है, एक तो तार्किक होना चाहिए और दूसरा क्या है, सार्थक क्रम में होना चाहिए। ऐसे प्रश्न में हमें करना क्या होता है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है, वर्षा है, समुद्र है, वाष्पीकरण है और बादल है। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत से अंत की ओर ले चलते हैं। मतलब कि सबसे पहले क्या होगा, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, सबसे पहले आप लोग जो है 1 में पढ़ते हो, फिर 2 में पढ़ते हो, फिर 3 में, फिर 4 में, मतलब एक सार्थक क्रम में आप पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पहले क्या है दोस्तों, वर्षा, तो क्या सबसे पहले वर्षा हो जाएगी? नहीं, समुद्र, वाष्पीकरण, उसके बाद बादल। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहले होगा समुद्र। कौन होगा? समुद्र, ठीक है, 2 नंबर वाला। फिर समुद्र के बाद क्या होगा, उसका पानी जो है वाष्प बनकर, यानी कि वाष्पीकरण के माध्यम से क्या होगा, उड़कर ऊपर जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उससे बनेगा बादल, यानी कि 4 नंबर। और बादल बनने के बाद क्या हो जाएगा, बरसात हो जाएगी, यानी वर्षा हो जाएगी। तो हमारा क्या आएगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए दोस्तों, यानी प्लस की जगह पे हमें कौन सा चिन्ह लेना है? गुणा को लेना है, ठीक है। और गुणा की जगह पे क्या लेना है? माइनस को लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस की जगह पे क्या लेना है? भाग को लेना है। और भाग की जगह पे क्या लेना है? प्लस को लेना है। हम जो है कौन से चिन्हों का प्रयोग करेंगे? जो बदले हुए चिन्ह हैं इन्हीं का जो है हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चिन्हों को बदलेंगे, तो माइनस है, माइनस की जगह पे हम लोग क्या लेंगे? भाग लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा भाग। प्लस की जगह पे गुणा लेंगे, यहाँ हो जाएगा गुणा। गुणा की जगह पे क्या लेंगे? माइनस, ठीक है। और भाग की जगह पे क्या लेंगे? प्लस। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पे देखिए 250, ठीक है, भागे 10 गुणे 10 माइनस 5 प्लस 2। तो हमारा इसमें किसका नियम लगेगा? बोर्ड मास का, यानी कोष्ठक का नियम। तो कोष्ठक के नियम में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे? भाग को। तो 250 में भाग देंगे 10 से, तो कितनी बार जाएगा? देखिए 10 से भाग देंगे कि जाएगा 25 बार में, ठीक है। और गुणे कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5 प्लस 2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 25 में गुणा हो जाएगा दोस्तों 10 का, तो कितना हो जाएगा? 250 माइनस 5 प्लस 2। देखिए प्लस वालों को जोड़ेंगे तो 250 में 2 जोड़ जाएगा 252, 252 माइनस 5, तो 252 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 247। कितना हो जाएगा दोस्तों? 247। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित आकृतियों में किसी कागज के टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने के तरीके को दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा? देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि ये वाला जो मान लीजिए पेपर है, ठीक है ना, ये पेपर था, ठीक है। इस पेपर को सबसे पहले क्या किया गया दोस्तों? तो आधे पर से मोड़ दिया गया, ठीक है। तो मोड़ने के बाद दोस्तों ये वाला हिस्सा इतना गायब हो गया। फिर उसके बाद क्या किया गया? इस इतने पर से भी मोड़ा गया, ठीक है ना। मतलब पहले ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, जब लास्ट में मोड़ दिया गया, मतलब सबसे मोड़ने के बाद जो है फाइनल जो है आकृति कैसे दिख रही है? ऐसे दिख रही है, ठीक है, ऐसे दिख रही है। तो इसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगी? ठीक है, हमें यही बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? इसको हम लोग जो है ऊपर की ओर खोलेंगे। कैसे खोलेंगे दोस्तों? ऊपर की ओर खोलेंगे, यानी कि ये ऐसे खोलेंगे। तो ऐसे खोलेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? जो ये बिंदी है, मतलब कि जो ये तिरछा ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये बिंदी है ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा? इसको हम लोग इधर की ओर खोलेंगे, मतलब बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, किधर भी खोल दीजिए। देखिए तो हमारा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा ये वाला बिंदी दोस्तों इधर हो जाएगा, और ये वाला बिंदी यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पॉइंट है बिल्कुल हमारा ऐसे बनने वाला है, ठीक है। तो पहले वाले में देखिए एक ऊपर एक बिंदी बन रही है, गलत हो गया। यहाँ पे 4 बिंदी तो हैं लेकिन आपस में जुटी हैं, ठीक है, जूटा नहीं बनेगा, गलत हो गया। यहाँ भी देख लीजिए जूटा बना है, ये भी गलत हो गया। तो बचा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा कैलेंडर चैप्टर का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। यदि किसी विशिष्ट वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार था तो उसी वर्ष में 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि किसी विशिष्ट वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार था, मतलब कि क्वेश्चन में एक डेटा दिया गया है कि 12 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 12 अगस्त को कौन सा दिन था? तो 12 अगस्त को दोस्तों यहाँ पे दिन था सोमवार। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि उसी वर्ष में दोस्तों यहाँ 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा? 26 सितंबर को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करेंगे? तो देखिए जो हमारा दिया गया है, मतलब अगस्त है यहाँ पे और सितंबर है, ठीक है। तो अगस्त में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? शेष दिनों की संख्या। शेष दिनों की संख्या का मतलब क्या हो गया दोस्तों? यहाँ पे देखिए अगस्त में कितने दिन होते हैं? 31। तो 31 में से हम लोग क्या करेंगे? 12 को घटा देंगे, और जो सितंबर का दिया गया है ना, तो दी गई तारीख को ही लिख लेंगे, यानी कि 26।
नहीं समझ में आया? देखिए अगस्त मतलब कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, शेष दिन कितने बचे हुए दिन हैं उसको लिखेंगे, ठीक है। और सितंबर में क्या करेंगे, मतलब जिसका पूछा गया है तो यानी कि दी गई तारीख, क्या करेंगे, दी गई तारीख, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 31 में से 12 जाएंगे कितना हो जाएगा 19, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 26। 19 और 26 को आपस में जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 9 6 कितना होता है 15, और 2 1 कितना हो जाएगा 3, और 1 4, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 45। अब 45 आ गया, इस 45 को क्या करिए दोस्तों, 7 से भाग दीजिए, क्या करिए 7 से भाग दीजिए। 7 से क्यों भाग देंगे, विषम दिनों की संख्या को निकालने के लिए, ठीक है। यानी कि विषम दिनों की संख्या क्या होता है मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 45 है, इसको हम लोग 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, तो शेषफल दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 7 से भाग देंगे तो सक्षंग हो जाएगा 42, और उसमें दोस्तों कितना शेषफल बचेगा 3, कितना शेषफल बचेगा 3। तो देखिए दोस्तों हमारा दिया गया था क्वेश्चन में कि 12 अगस्त को जो है सोमवार था, तो यानी कि 26 सितंबर को बताना है, तो यानी कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो सोमवार में +3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, सोमवार में 3 जोड़ेंगे तो देखिए मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार होगा इस प्रश्न का, यानी कि गुरुवार, यानी कि थर्सडे, ठीक है। तो गुरुवार इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अच्छा यहाँ पे मैंने कहा था कि विषम दिन क्या होता है, मतलब विषम दिन के लिए 7 से भाग क्यों देना होता है। देखिए हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अगर आज दोस्तों मान लीजिए सोमवार है तो अगले 7 दिन बाद क्या होगा, फिर से सोमवार होगा, फिर से सोमवार होगा। मतलब कि देखिए अगर 7 तारीख को दोस्तों यहाँ पे रविवार है मान लीजिए, तो 14 तारीख को भी क्या होगा, रविवार होगा, फिर 21 तारीख को भी क्या होगा, रविवार होगा, फिर 28 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा। यानी कि 7 दिन बाद क्या होता है, दिनों की संख्या रिपीट होती है, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग 7 से यहाँ पे विषम दिनों की संख्या को निकाला जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा बैठक व्यवस्था का है, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 5 छात्र हैं A B C D और E, उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक पंक्ति बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक पंक्ति बन गई, ठीक है। पंक्ति में सभी लोग किधर बैठे हुए हैं, ऊपर की ओर मुँह करके, यानी कि ऊपर की ओर, ठीक है। तो देखिए ये रहा, अगर ऊपर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों बायां, यानी कि लेफ्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों दायां, यानी कि हो जाएगा राइट, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, सी जो है पंक्ति के बीचों बीच बैठा है। बीचों बीच का मतलब दोस्तों क्या हुआ, अगर इसमें 5 लोग बैठे हैं दोस्तों, मान लीजिए 1 2, यहाँ पे एक मान लीजिए बैठ गया 3, एक ये हो गया 4, ठीक है, और एक हो गया 5। तो पंक्ति में बीचों बीच बैठने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, सी बैठ जाएगा यहाँ पे, कहाँ बैठ जाएगा, सी बैठ जाएगा यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ई नामक जो व्यक्ति है डी और सी के क्रमशः दाईं और बाईं ओर बैठा है। हम कह सकते हैं जो ई नामक व्यक्ति है, ध्यान दीजिएगा, ई नामक जो व्यक्ति है डी के दाईं ओर, मतलब कि डी के दाईं ओर का मतलब क्या होगा, डी बैठेगा इधर, और सी के बाईं ओर तो सी बैठेगा इधर। हम देख रहे हैं दोस्तों सी तो पहले से यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा डी यहाँ पे बैठ जाएगा, फिर ई यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, बी जो है अंतिम सिरे पर नहीं बैठा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक लॉजिक नज़र आएगा, बी जब अंतिम सिरे पर नहीं बैठा हुआ है तो अंतिम सिरे पर कौन बैठेगा। देखिए डी यहाँ पे पहले से बैठ चुका है, ई यहाँ पे पहले बैठ चुका है, सी यहाँ पे बैठ चुका है, डी अंतिम सिरे पर नहीं है, मतलब 2 स्थान खाली है। जब बी अंतिम सिरे पर नहीं है तो ए बैठेगा यहाँ पे, और बचा हुआ बी बैठेगा यहाँ पे, तो हमारा बिल्कुल सेट हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें से पूछा गया है ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो ए रहा ये, ठीक है। इसका बायां कौन हो जाएगा, इधर, तो यानी कि तीसरे स्थान पर। देखिए पहले पे बी है, दूसरे पे सी है, तीसरे पे कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ई। ये किधर की बात हो रही है, मतलब कि ए के सापेक्ष में ई किधर बैठा हुआ है, तो बाएं स्थान पर, तीसरे स्थान पर, मतलब कि बाएं से तीसरे स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का दोस्तों हमारा सही जवाब हो गया, यानी कि ए के जो बाएं ओर है तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, ठीक है। समझ गए होंगे। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।